सेमिनार का, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है? टाल मटोल, बहुत फेमस वर्ड है और अपनी लाइफ में घुसा पड़ा है एकदम अंदर तक, है ना। मतलब अपनी लाइफ में इतना ज़बरदस्त तरह से ये छा चुका है कि अपनी लाइफ जो है पूरे टाल मटोल की शिकार है। जो हंस रहे हैं उनको सब पता है ना। जो भी हंस रहे हैं उनको पता है कि अपन इसकी शिकार है, एक बीमारी है ये समझिए। वो देखो कैसे पड़ा हुआ है, आप भी ऐसे पड़े रहते हो ना ज़्यादातर, मतलब उठ के कहीं जाना नहीं है, वहीं पे हाथ में रिमोट है, वहीं पे पीने के लिए कैन रखी हुई है और पॉपकॉर्न खा रहा है, टांगे ऐसे फैला के एकदम, मतलब कुछ नहीं करना है। वैसे लाइक देखते देखो आपको भी नींद आ गई यार, ऐसे आज करेंगे जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे यही सोच रहे हैं कि आज घर जाएंगे, ऐसे कैन लेंगे, ऐसे पॉपकॉर्न लेंगे और ऐसे ही पड़े रहेंगे सोते के ऊपर, बराबर है। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, टाल मटोल, या फिर आलस जिसको बोल सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बोल सकते हैं, या कुछ भी बोलो। मतलब बेसिकली क्या है, ये आलस की अलग अलग तरीका है। तो इसको कैसे अपन संभाल सकते हैं, समझना है आपको? समझना है क्या? पक्का? उधर से तो आवाज ही नहीं आ रहा। रेडी है? बदलना चाहते हो कुछ अपनी लाइफ में, तो आपको ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी। इसके फॉर्मूले अगर आपको समझ गए, उसमें से फॉर्मूले दिए हुए ज़्यादातर, अगर फॉर्मूले एक भी, अगर 10 फॉर्मूले हैं 10 में से एक भी अगर आप समझ जाओ सही ढंग से, तो वहाँ से आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो रिसीव करने के लिए कम से कम रेडी रहो। देखो रेंज सब जगह है, अगर आपका मोबाइल सही है तो रेंज पकड़ेगा, और मोबाइल ही सही नहीं तो, जैसे आपने दुकान से मोबाइल लाया और चल ही नहीं रहा है, तो आपने शिकायत की कि भाई आपका मोबाइल खराब है, उसने बोला कि भाई तेरे मोबाइल में खराबी नहीं, वहाँ नेटवर्क नहीं, तब तो ठीक है बात, नेटवर्क नहीं। मगर अगर उल्टा हो गया तो नेटवर्क पूरी जगह है और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, मतलब आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है। तो अगर ये फॉर्मूले नहीं समझ में आते, मतलब आपके दिमाग में प्रॉब्लम जरूर है। तो फॉर्मूले समझने की कोशिश करना, एक फॉर्मूला जो है समझ गया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। चलो स्टार्ट रिपीट। जो भी समझ में आ रहा है उसको समझने की कोशिश करो। क्या समझ में आ रहा है? देखो ये टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, मगर सब वेस्ट जा रहा है। मतलब कोई ऐसा मंदबुद्धि बच्चा तो नहीं बैठा है यहाँ पे जो अपने आप को मंदबुद्धि बोलता होगा, है क्या कोई? नहीं, इधर उधर मत देखो, अपना बताओ, आप मंदबुद्धि हो क्या? नहीं, बाजू वाला नहीं है, उसके तरफ देख। मैं तो नहीं भाई, तू है क्या? वो भी नहीं है। मतलब कोई बच्चा यहाँ पे मंदबुद्धि तो नहीं है। तो जब आप सब टैलेंटेड मानते हो अपने आप को, मतलब नॉर्मल बातों को समझ सकते हो, नॉर्मल चीज़ें आपको समझ में आती है, जो मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मल हो। तो अगर आप नॉर्मल हो मतलब आप ठीक ठाक टैलेंटेड तो हो। चलो आप 1% में नहीं आते, मतलब 99% वाले तो होंगे कि दुनिया में 1% बच्चे जो बहुत टैलेंटेड बन के पैदा होते होंगे, मगर 99 तो है ही ना, वो भी तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो जो आप है, अगर आप जैसे भी हो, अगर आप ठीक ठाक अगर बातों को समझ सकते हो, तो आपका टैलेंट जो है ये वेस्ट जाता है। तो वह ऐसे जाता है, किस वजह से जाता है? अनहेल्दी हैबिट्स। अनहेल्दी हैबिट आपकी कैसी है? टाइम पास की हैबिट, पढ़ने की इच्छा तो है मगर अपन सही तरह से खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, सही ढंग से बैठ ही नहीं पा रहे, समय का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, बच्चों को दोस्तों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दोस्ती यारी में बह जाते हैं। इसी वजह से आपका टैलेंट, आप ठीक ठाक रहते हुए भी आपके अंदर आप चीज़ों को सही ढंग से कर नहीं पाते हो। तो ये सब क्या है? अनहेल्दी हैबिट्स है। और इसी वजह से आपका टैलेंटेड होना अलग चीज़ है, और क्या दुनिया में जो भी टैलेंटेड है सब सक्सेसफुल है क्या? फिर नहीं है। वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि उनके सराउंडिंग वैसी नहीं मिली। और जो टैलेंटेड नहीं भी था मगर उसकी सराउंडिंग अच्छी मिली तो वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर गया। तो इसलिए जो आपकी अनहेल्दी हैबिट्स को, नहीं तो आपके अंदर जितना भी टैलेंट भरा है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि लीकेज हो रहा है, ये लीकेज है जो हो रहा है। इसलिए आपकी जो है हैबिट को बदलना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो 4 पेंसिल है,
4 में से एक जो है बिल्कुल अच्छी खासी पड़ी हुई है। तो आपकी लाइफ में चॉइस ये है कि आपकी लाइफ को एकदम बिल्कुल आराम से जीना है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जैसे है वैसे ही रहनी चाहिए। ऐसी सोच है आपकी, फिर ऐसी सोच का करोगे भी क्या? अगर कमरे में अगर 2 मोमबत्ती जल रही है और एक मोमबत्ती जो है वैसी है जो बिल्कुल जल नहीं रही है, और ये जो बिना जलने वाली उसको बोल रही है, चिढ़ा रही, क्या बोल रही है कि क्या लाइफ है तेरी, तू जल रही है, तू जल रही है, तेरी लाइफ खत्म हो रही है। तो उसने उसको क्या जवाब दिया पता है? बोले मैं कम से कम दुनिया को रोशन करके जो है खत्म हो रही हूँ, तेरे जैसे नहीं हूँ, चुपचाप पड़ी है, तो कुछ भी नहीं करना। तो ज़्यादा बेटर लाइफ किसकी है फिर? जो मोमबत्ती कम से कम जल के खत्म हो गई। तो क्या आपकी लाइफ, क्या आप अमर हो क्या सभी लोग? नहीं, कभी ना कभी आपको भी जाना है, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। अगर पैदा हुए हो तो पैदा तो हो चुके हो वैसे, तो पैदा हुए तो आप खत्म भी होने वाले हैं, समझे कि नहीं? अगर आप पैदा हुए तो आप खत्म होने वाले हो, मगर होने से पहले, खत्म होने से पहले, जैसे हर पतंग को जो है कटने से पहले उड़ के दिखाना होता है। आपने पतंग लाई घर पे और रखी रही, तो आप देख के खुश हो रहे, क्या पतंग लाए मैंने, वाह बढ़िया पतंग, 1 नंबर पतंग, रखो उसको। इसका कोई मतलब है क्या? पतंग का स्वभाव क्या है? उड़ के दिखाना। तो पतंग उड़ के दिखाएगी तब वो अच्छी है, समझे कि नहीं? वैसे मोमबत्ती अगर जल के खत्म हो रही है तो भी उसकी लाइफ ठीक है कि उसने सही ढंग से खत्म हुई। वैसे जो यहाँ पे एक अगर जो है पेंसिल अगर वैसी की वैसी पड़ेगी तो उसका कोई लाइफ का मतलब है क्या फिर? है क्या? जैसे मेरा एक दोस्त था, वो क्या बोलता था कि भाई मेरे पास शादी का जूता है, बोले अभी मतलब वेरी गुड, कितनी बार यूज़ करती हूँ? साल में 1-2 बार यूज़ करता था। मतलब कितने साल हो गए? 10 साल। 10 साल से अगर तेरे पास जूता है भी तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि पहनता 1-2 बार है और 10 साल में 20 बार पहना होगा उसको, या 40 बार भी, 50 बार भी, तो 50 बार में जूता खराब होता है क्या फिर? ऐसे तो जूता वो जिंदगी भर चलेगा फिर। इसको चीज़ें टिकाना बोलते क्या? चीज़ों का सही इस्तेमाल करने के बाद अगर वो टिक रहा है तो जाके उसका यूज़ है ना। तो आपकी लाइफ को आप ऐसे जीना चाहते हो कि यूज ही नहीं करना, कुछ भी यूज नहीं करना, ताकि लाइफ खराब ना हो जाएगी। मतलब पढ़ेंगे और कहीं फेल हो गए, इसके डर से पढ़ना ही, मतलब पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम ही नहीं देंगे, तो चिढ़ाने के लिए थोड़ी बोलेंगे भाई तू फेल हो गया करके। तो आप तो बोल सकते मैंने एग्जाम ही नहीं दी, तो फेल कैसे बोल सकता? एग्जाम देता और फिर फेल होता तब जाके मैं फेल था, मैंने एग्जाम ही नहीं दी तो मैं फेल ही नहीं हुआ। अरे भाई, तो फेल होना ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। अगर आप कोशिश करते और कोशिश करते करते आप फेल भी हो जाते, तब भी तो आप उन लोगों से बेहतर ही थे जिन्होंने एग्जाम ही फेस नहीं की। मगर होता है क्या? अपना समाज देखो कैसा है। जो बच्चे कभी JEE या नीट के लिए अपीयर भी नहीं होते, कोशिश भी नहीं करते, वो भी बच्चे क्या करते हैं? जो अपीयर करते हैं उनके ऊपर हंसते हैं। हंसते हैं कि नहीं? आपके ऊपर भी हंसते होंगे स्टेट बोर्ड वाले, या आपके आजू बाजू वाले कोई तुम्हें JEE कर रहा है क्या, पागल हो गया कि तू, कितना मैथ्स है उसमें, कैसा मुश्किल है, हमको देख बढ़िया एंजॉय कर रहे। और कभी कभी आपको भी लगता है हाँ ये लाइफ कुछ बेकार ही होगी, गलती होगी, नहीं लेना चाहिए, लगता है ना कभी कभी? लगता है ना? अरे सच तो बोला करो। हाँ, तो कभी भी जब ऐसे आपको लगे कि वो दोस्त आपको चिढ़ा रहा है जो खुद नीचे खड़ा है, स्टेट बोर्ड कर रहा है, मगर वो आपको चिढ़ा रहा है कि भाई तू JEE कर रहा है, पागल है कि तू, तब आपको क्या समझना है कि भाई तू तो रहने ही दे, तू तो बात ही मत कर, तेरे से तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तेरी तो हालत ही नहीं समझाने वाली, तू तो खुद स्टेट बोर्ड करके जो है वो भी ठीक से नहीं कर रहा है, मैं JEE करके फेल भी हो गया तो भी तेरे से तो बेहतर ही करूँगा, समझे कि नहीं? और अपन क्या बोलते हैं? अपन ऐसे जवाब नहीं देते, अपन क्या बोलते हैं? हाँ यार गलती होगी, माँ बाप ने बोला, बहन ने बोला, भाई ने बोला, है ना, और इस चक्कर में हम करते हैं। तो उसको जवाब दो कि भाई तू तो रहने ही दे, तेरी तो कोई औकात है ही नहीं कि तो मुझे सजेशन दे या मुझसे बोले कि भाई तू JEE कर रहा है, फेल हो गया तो फेल हो गया तो हो गया, कम से कम मैं कोशिश करके फेल होऊंगा ना, तेरे जैसे नहीं कि मैंने कोशिश भी नहीं की, डर के मारे जो दिल में छुपे जैसे स्टेट बोर्ड में घुस गया। तो कम से कम उसको जवाब देना है। स्टेट बोर्ड वाले इसमें बुरा मत मानो, जो चिढ़ाते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर आप बोले कि सर आपने ऐसे कैसे हमें इंसल्ट कर दी, आपको नहीं बोल रहा, उसको बोल रहा जो चिढ़ाते हैं, और मुझे पता है चिढ़ाते हैं,
बोलते हैं, मतलब कभी मोटिवेट नहीं करेंगे आपको, उल्टा पैर खींचेंगे, आ जा भाई इधर, इधर मजा आता है ना मजा। कई सारे बच्चों को ऐसे बोला गया है, और कुछ तो बच्चे शिफ्ट भी हो गए उसमें, तो उनसे बच्चों खास करके, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करने वाले हैं, उनको स्टेट बोर्ड भी मुश्किल ही लगेगा। और कम से कम आप JEE नीट करोगे तो कम से कम आपको स्टेट बोर्ड तो भी ईजी लगेगा, तो उसके लिए तब भी मुश्किल था, हमेशा मुश्किल ही रहेगा। तो इन लोगों से बचना है, तो आपको ये वाली पेंसिल नहीं बनना है, कौन सी, आजू बाजू वाली जो पेंसिल है वो बनना है। कोशिश करो, है ना, कोशिश करो, जितना बेटर हो सकता है उसके लिए आप कोशिश करो। उधर देखो क्या है, वो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो नहीं पढ़ रहे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, घर में माँ बाप के पास पैसा था, वो पैसा खर्च करने के लिए वो रेडी थे, बराबर, और आपको बस एक ट्राई करना था। और उन्होंने क्या किया, उस 2 साल की पढ़ाई को जो है एक एक पैर तोड़ के वो जला के जो हाथ सेक रहे थे, है ना। उसको भागने का अच्छा मौका था, सीढ़ी थी, निकल सकता था, जहाँ पे था वहाँ से निकल सकता था, सीढ़ी थी, और उसने वो ऑप्शन चुना क्या, उसने आराम की ज़िंदगी चुनी। तो कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे तो नहीं कर रहे उसके जैसे, अपने समय की एक एक सीढ़ी को, एक एक पैर को आप ऐसे तोड़ तोड़ के जला के बस हाथ सेक रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा ना आपके साथ, हो रहा है क्या, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा ना, हाँ ये सोचो जरा, मुझे पता है मुझे हो रहा है करके, हो रहा है ना, हाँ उसको जरा सोचो, ठीक है। यहाँ पे देखो, कई बार जो है अपन गलत डायरेक्शन में जो एफर्ट्स लेते हैं। अगर किसी बच्चे का अगर मैथ्स बहुत अच्छा है तो उसने JEE में आना चाहिए, किसी का बायोलॉजी अच्छा है तो उसने नीट में जाना चाहिए, गलत जगह एफर्ट्स लेने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो ये देखो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी इधर है, और वो एफर्ट्स किधर ले रहा है, इधर ले रहा है। तो आपकी भी लाइफ में ऐसे होता है, फिर कई बार अपने को अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं रहता, और अपन गलत जगह एफर्ट्स लेते हैं, और इसलिए भी अपनी लाइफ में जो कोई तरक्की नहीं होती। तो यहाँ पे देखो, आलसी आदमी के ऊपर एक स्टोरी है, वो बताता हूँ मैं आपको, कि एक राजा था, उसको सबसे आलसी आदमी कौन है अपने राज्य में, इसका पता करना था। अब इसका तरीका जो है उसको नहीं समझ में आ रहा था। मैं उसके, हर राजा का जैसे एक प्रधान होता है, हर राजा का एक प्रधानमंत्री होता है, वो बहुत टैलेंटेड बंदा होता है जनरली, है ना। तो वो टैलेंटेड था, उसने सोचा कि इसका एक तरीका है, महाराज जी को बोला कि एक तरीका है, क्या तरीका है, तो उसने बोला कि एक अपन खाना ऑर्गेनाइज करेंगे अपने यहाँ पे, और पूरे राज्य से जो लोगों को बुलाएंगे, उसमें अपने को ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा कि सबसे आलसी इंसान को, तो वहाँ पे अपन चेक करेंगे। तो राजा को आइडिया पसंद आ गई, पैसे की कमी थी नहीं, और खाने का दिन डिसाइड हुआ, बहुत सारा खाना बनाया गया, लोगों को बुलाया गया, लोग जो है बैठ के खाना खाते थे, और राजा और प्रधान और उनके जो मंत्री संतरी जो रहते, वो घूम के देखते थे थोड़ा कि कौन आलसी नज़र आ रहा है, ऐसे चुनते थे कुछ। तो ऐसे जनरली उनको मिला नहीं, सब आराम से खाना खाते थे। उल्टा जब फ्री का खाना है तो और चाव से खाते थे, लोग बड़े इंटरेस्ट से खाते थे, है ना। आलस को दिखाता ही नहीं वहाँ पे, जैसे अपन नहीं जाते हैं, जब फ्री का खाना रहे तो अपन क्या करते, आलस दिखाते क्या अपन नहीं, बोले फ्री का है, चल जाएंगे, चल घूम के आएंगे, अलग अलग मिठाई होगी, तो अपन फ्री का खाना जो है वहाँ पे आलस नहीं दिखाते। जहाँ खाना थोड़ा सा पैसा दे के खरीदा है वहाँ पे आलस दिखा देंगे, तो वैसे ही वहाँ पे होगा। फिर एक लाइन में एक बंदा बैठा था, और वो इतना आलसी था कि वो खाना ही नहीं खा रहा था। राजा ने बोला कि क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहे, बोले काय का खाना खाऊं, बिल्कुल खाने में मूड नहीं, बोले मेरा, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। बोले क्यों, मुझे खाना ही नहीं खाना, मुझे आलस आता, बोले खाना खाने में। क्या बोला उसने, मुझे आलस आता बोले। तो राजा को बात लग गई, बोले ये सबसे आलसी मुझे लग रहा है, इसको अवार्ड दे दो। तो जैसे उसने अवार्ड की बात सुनी, उसमें उसको आलस था, उसमें भी उसको आलस ही था, समझ। बोले मैं अवार्ड नहीं ले सकता, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाह रहा था, बोले ये तो मेरा बाप है जो इसने मुझे यहाँ भेज दिया, और खुद घर पे आराम कर रहा है, बोले। तो अवार्ड किसको गया फिर, उसके बाप को। मतलब इतना भी आलस नहीं होना चाहिए, है ना। अब कुछ बच्चे, कल तो अपना सेमिनार क्लासेस के टाइम पे था, आपका अलग से तो समय नहीं जा रहा था ना। अब कुछ टैलेंटेड बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो भी नहीं किया, तो आपका अलग से समय जब नहीं जा रहा था तो सेमिनार
करना चाहिए। और आलस अपने अंदर इतना कूट के भरा है, इतना कूट के भरा है कि अपने वो भी यूटिलाइज नहीं किया। कुछ तो आप सीखे होंगे, एक भी चीज़ अगर आप सीख गए होंगे तो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, है कि नहीं? तो इतना भी आलस नहीं चाहिए कि सेमिनार आपके दरवाजे पे, आपकी क्लासरूम में आपके सर दे रहे हैं और उसमें भी आपको आलस है कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो टैलेंटेड है ही, हमको तो ज़रूरत ही नहीं। अगर इतनी ज़रूरत नहीं है तो आपके मार्क्स तो बढ़िया आने चाहिए थे, न वो भी नहीं आ रहे, न उधर बेटर हो रहा है, न इधर सेमिनार कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, समझाइए। क्या समझ में आ रहा है? देखो, कुछ मेंढक है जिनको गर्म पानी में जो है रखा गया, मतलब पानी पहले ठंडा था, फिर हल्का सा जो है गैस शुरू की, फिर आलसी आदमी कैसे सोचता है उसके बारे में कहानी। मेंढक को लगा यार थोड़ा सा पानी गर्म हो, उसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज किया, एडजस्ट कर रहा था, बाहर के पानी के साथ अपने बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा। फिर और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो उसने और एडजस्ट किया, बोले इतना तो टेम्परेचर अपन सहन कर ही सकते। और थोड़ा सा बढ़ा उसने और एडजस्ट किया, और बढ़ा उसने और एडजस्ट किया। पर उतने में एक को समझ में आ गया कि भाई ये एडजस्ट करने वाला टेम्परेचर नहीं लग रहा है, यहाँ से भागना ज़्यादा बेहतर है। तो उसने क्या किया, जंप लगाई और भाग गया। समझे कि नहीं? पर ये वाला बहुत आलसी था, इधर वाला आप अपने आप को रख सकते हो वहाँ पर, ये बहुत आलसी था। और उसने क्या किया, एडजस्ट करते गया, एडजस्ट करते गया। अब बॉडी की एनर्जी उस एडजस्टमेंट में खर्च होती चली गई, बॉडी की हीट जो है, बॉडी की एनर्जी जो है उसी में खर्च होती चली गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो एडजस्ट करता गया करते गया, इतना फिर उसमें ताकत नहीं रही कि वो जंप भी लगा सके, और खाली उसमें उबल के खत्म हो गया। क्या समझे? आप कौन सा मेंढक बनना चाहते हो? पहले वाला। तो अगर आप वो मेंढक बनना चाहते हो तो मेंढक बनने से आप मेंढक नहीं बन जाओगे, मेंढक एक उदाहरण है। तो अगर आप इधर वाला मेंढक अगर बनना चाहते हो तो आज से ही जो है आपको वो स्टेप लेनी पड़ेगी। बोलोगे कि अभी तो पानी उतना गर्म भी नहीं हुआ सर, थोड़ा समय है, अभी बाद में जम लिया तो चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा, क्योंकि लोहा अभी गर्म है, हथौड़ा अभी मारना पड़ेगा। समझे कि नहीं? जो समय है, जो चेंज करने वाला जो समय है आपके लाइफ का, वो अभी है, इससे बाद में नहीं आएगा। तो आपको ये वाला अगर मेंढक बनना है तो आज ही आपको जो है जंप मारनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? अगर आप कल के लिए बोलोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल से जो है फिर पानी और गर्म होगा, एक महीने में और गर्म होगा, एक महीने में और गर्म होगा, फिर आपको जंप करने की ताकत नहीं बचेगी। अगर कुछ करना चाहते हो तो आज से आपको डिसाइड करना है, अभी से डिसाइड करना है कि अपन लाइफ बदलेंगे तो आज से आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर आप बोलोगे मैं JEE 4 महीने के बाद पढ़ाई शुरू करूँगा, 6 महीने के बाद पढ़ाई शुरू करूँगा, तो ये मौका आपको दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि इतना समय JEE या नीट करने वाले बच्चों को इतना समय नहीं होता। तो जो भी करना है आपको आज डिसाइड करना है, अभी से जंप मारो और अभी से डिसाइड करो कि आपको कैसे प्लान करना है, कैसे प्लान करनी है। नहीं तो ये वाला मेंढक बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समझा कि नहीं? पक्का समझा सभी लोग? बनना है ये वाला मेंढक, जंपिंग वाला। पहले तो ये समझ लो कि आप उस उबलते हुए इसमें हो क्या, अभी क्या बाहर हो, है ना? उसे एडजस्ट ही कर देना, एडजस्टमेंट चल ही रहा है, एडजस्ट ही कर दें। तो कम से कम एडजस्टमेंट का अभी आज से तो भी चेंज आपको करना पड़ेगा। एक दूसरी है स्टोरी, वहाँ पे एक बच्चा लटक रहा है ना? अब बच्चा जो है बड़ा होशियार था, होशियारी मारता था, है ना? सब कुछ सही था। अब बच्चे के मतलब टैलेंटेड था, सब कुछ था, मगर एक दिन क्या हुआ कि वो पेड़ पे चढ़ा फल तोड़ने के लिए। अब चढ़ने में तो उसको तकलीफ नहीं हुई, पर उतरने में तकलीफ हो रही थी। चढ़ने में चढ़ गया, ऊपर गया तो लगा कि यार बहुत ऊपर आ गया, नीचे आने में तकलीफ थी। तो जैसे कि एक टीचर का काम होता है, एक टीचर था उसका, बोले उतर जा, सब लोग बोल ही रहे थे, उतर नहीं रहा था, डर लग रहा था। तो कोई जाके बताया कि उसके टीचर कि भाई आपका स्टूडेंट पेड़ पे चढ़ा हुआ है और उतरने के लिए बोल रहे थे, डर लग रहा है, बोल के नहीं उतर रहा है, तो क्या करें? बोले आप रहने दो, मैं देखता हूँ उसको। टीचर गया, एक थोड़ा सा कंकड़ लिया, मारा,
लगा उसको, बोले टीचर आप क्या कर रहे हैं, मुझे उतारो, आप मार रहे हैं। बोले उतर नहीं तो और मारूंगा। और लिया बड़ा, और मारा, और लगा उसको, और चिल्लाया, सर आप क्या कर रहे हैं, ये तरीका है क्या, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे पत्थर मार रहे, लग गया तो। बोले ज़्यादा मत बोल, और मारूंगा। और लिया और मारा, 2-4 पत्थर खाए, इसको समझ गया कि यार बचना मुश्किल है, और सीधा वहाँ से कैसे तो भी कोशिश किया, उतर गया। अब इससे क्या समझा आपको, अगर उतर सकता है बाद में भी तो पहले भी उतर सकता था। पहले क्यों नहीं उतरा, डर था। जब पत्थर पड़े तब बराबर कोशिश की, है ना। तो वो हमारा काम है, क्या पत्थर तो हम मारेंगे, आपको उतरना पहले है या उतरना बाद में, ये चॉइस आपकी है। पत्थर तो मारेंगे, हम मारेंगे या लोग मारेंगे, पत्थर तो मारे जाएंगे। तो अगर आप खुद ही समझ जाओ कि उतरना कैसे है, चढ़ना कैसे है, उतरना कैसे, खुद ही समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो लोग पत्थर मारेंगे और आपको उतारेंगे। तो बेटर चॉइस क्या है, खुद ही उतर जाओ, पत्थर नहीं पड़ते। और इसमें एक चीज क्या है कि उसको अपना टैलेंट पता ही नहीं था कि वो उतर भी सकता है, उसको पता ही नहीं था, मगर टीचर को पता होता है कि ये उतर सकता है। तो हमको कई बार क्लास में पता रहता है कि ये बच्चे में पोटेंशियल है, कि ये कर सकता है ना, मगर उसको खुद को नहीं पता कि वो कर सकता है। हम बार बार बोलते हैं तुम अच्छे हो पढ़ाई में, करो, कोशिश करो, पर वो अंदर से मान चुका रहता है कि सर ये पढ़ाई मेरे से नहीं होने वाली, जबकि हमें पता है कि ये कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको कभी अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं पता रहता। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसी तरह से JEE या नीट में नहीं आते कि उनको अपने पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं रहता। तो आपको भी अपना पोटेंशियल पहचानते आना चाहिए। अब वो नहीं पहचानते आना तो फिर टीचर बता रहा है कि तू कर सकता है, तो कम से कम उनकी बातों पे भरोसा करना चाहिए। फिर टीचर से बेहतर तो उनकी पढ़ाई कोई नहीं समझ सकता, है कि नहीं। तो कम से कम आपने उस पोटेंशियल को टीचर की मदद से पहचानना चाहिए और उसके हिसाब से कोशिश करना चाहिए। ये भी टेक्निक है जिससे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। एक स्टोरी है, बूढ़े गिद्ध की स्टोरी है ये। क्या है इसमें, एक बूढ़ा गिद्ध था, वो बूढ़ा जो गिद्ध था उसमें एक टापू पे वो रहते थे, बहुत बड़ा टापू था समुद्र के बीच में। वहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतनी बढ़िया चीज़ें वहाँ पे थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इतना सब खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल होने की वजह से वो थोड़े से आलसी हो गए थे। मतलब जो पुराने लोग हैं वो जनरली आलसी नहीं होते, तो अपना रूटीन बराबर करते। एक समय बदला और क्या हुआ कि वहाँ पे जो है धीरे धीरे खाने पीने की चीज़ें कम होती चली गई, और धीरे धीरे खाने पीने की चीज़ें कम हुई तो फिर वहाँ से लोग जो है, जो गिद्ध जो है वो वहाँ से दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिए। अब हुआ क्या कि मैक्सिमम लोग चले गए, ये भी था, बूढ़ा गिद्ध जो था ये भी चला गया। अब वहाँ पे इतना सारा खाना था कि लोग बढ़िया कुछ नहीं करते थे, फिर से आलसी हो रहे थे। ये बूढ़े गिद्ध ने जो सोचा कि यार ये लाइफ कुछ जमी नहीं, एक समय के बाद जो है वो वहाँ से निकल गए। जब जा रहे थे तो किसी ने उसको बोला कि भाई तुम क्यों जा रहे हो। बोले यहाँ पे जो है लाइफ जो है आलसी होती जा रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। बोले आलसी क्या है, यहाँ खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ तो है, यही तो लाइफ होती है, और क्या होती है। जैसे आपको भी यही लाइफ पता है ना कि घर में रहना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, कपड़े मिल रहे, खाना मिल रहा है, अच्छी खासी घर है, घर में टीवी है, मोबाइल है ना, सब कुछ तो सही है। तो उसके बाद और क्या चाहिए, मगर इसको ये लाइफ पसंद नहीं थी, ये वहाँ से चला गया, दूसरी तरफ चला गया जहाँ पे उतने सारे संसाधन नहीं थे, तो स्ट्रगल करता था। फिर एक दिन वहाँ से जब वो कई सालों के बाद जब वो वहाँ से उस टापू से गुजर रहा था तो उसने देखा कि सभी जो गिद्ध थे वो लगभग मर चुके थे। बड़े मुश्किल से वहाँ पे गया और उसने देखा तो एक बूढ़ा गिद्ध था, और उसने उसको बोला कि यहाँ पे क्या हुआ। तो उसने वो अपनी चीज़ें बताई कि यहाँ पे जो बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और जबकि यहाँ पे सभी जो थे गिद्ध ये पूरी तरह से आलसी हो चुके थे, इसलिए कोई इस अकाल में जो है बच नहीं पाया, बोले और सब मर गए। मैं सबसे आखिरी हूँ बोले, और वही बचा जो भाग गया था। तो इससे क्या समझ में आया, जब परिस्थितियाँ खराब होती है उसके पहले ही अगर आप आलस को छोड़ दो तो बच जाओ। आज आपके लिए सब कुछ सही चल रहा है, आज आपकी लाइफ में सब चीज़ें सही है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि माँ बाप जब आपको सही ढंग से कपड़े खरीद के दे रहे हैं
खाना सही आपको मिल रहा है, रहने के लिए घर है और सब कुछ सही चल रहा है, तो आप मेहनत नहीं करोगे क्योंकि आपको अभी ज़रूरत लगती नहीं। मगर जब ज़रूरत लगेगी तब आप फिर उस तकलीफ को नहीं झेल पाओगे जो तकलीफ ज़िंदगी आपको देती है। और ज़िंदगी तकलीफ तो देती है, 100% देती है। लाइफ कभी भी हमेशा आपके लिए सेम रहने वाली है क्या? आपको भी पता है कि आपके नेक्स्ट मोमेंट में आपकी लाइफ में क्या होगा? नहीं। यहाँ से निकले आपके साथ क्या होगा आपको नहीं पता। बाकी ज़िंदगी भर की प्लानिंग तो अलग है। तो कभी ये मान के चलो कि अपनी लाइफ में अगर अपने को तकलीफ आ जाए तो क्या होगा अपने साथ? जैसे बारिश होगी तब आप छत सही करोगे कि बारिश आने से पहले करोगे? पहले करोगे ना। तो ज़्यादा समझदार बंदा वही होता है जो बारिश आने से पहले छत ठीक करता है। तो आपको वही बंदा बनना है। समझ में आ रहा है? तो ये से आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अपने कंफर्ट जोन से जो आपको बाहर निकलना है। यहाँ पे दो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों पत्थर थे, दोनों दोस्त थे। अब एक पत्थर ऐसा था जिससे मूर्ति बनी और उसको जब मूर्ति के लिए लेके जाया जा रहा था तो ये उसको चिढ़ा रहा था। बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले तुझे तोड़ेंगे, तकलीफ होगी। और वो कुछ बोला नहीं, चला गया। उस पत्थर से एक मूर्ति बनाने वाले ने बहुत बढ़िया सी मूर्ति बनाई और मंदिर के अंदर रखी। और उसी के साथ एक दूसरा पत्थर लेके जाया जा रहा था। वो कहाँ रखा गया पता है? जिस पे नारियल नहीं फोड़ते। तो अब जब भी ये सब होता तो इसको बड़ा बेकार लगता कि यार क्या लाइफ है मेरे ऊपर जो है पूरी जिंदगी भर नारियल फोड़े जा रहे हैं। हर दिन तकलीफ, हर दिन तकलीफ। कभी जोर से पटकते, कभी नजदीक से पटकते, तो परेशान हो गया। अब बोल भी कैसे सकता था? गलती दूसरी ने की थी। जब उसको लेके जाना चाहते थे तब ये नहीं बोल रहा था कि मैं नहीं चलूंगा, और उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। तो उसकी बनी भगवान की मूर्ति जो मंदिर के अंदर रखी गई और नारियल जिसपे फोड़ते थे मंदिर के बाहर रखी गई। और रोज इसकी पिटाई होती थी नारियल फोड़ने की। एक दिन मंदिर में कोई नहीं था, इससे आ नहीं गया, इसने पूछ ही लिया। बोला यार तेरी लाइफ सही चल रही है, कोई टेंशन नहीं। बोले तुझे लोग आते बढ़िया तेरी पूजा करते हैं, तेरे तो बढ़िया निकल पड़ी। तो निकल पड़ी और उसने एक वर्ड और बुलाया, तो तू लकी है। बोले तू लकी है और तेरी निकल पड़ी। बोले ये बात इसको चुप गई, ये वाली मूर्ति को। तो उसने जवाब देना सही समझा। अभी तक देखो उसने उसको चिढ़ाया नहीं था, बोला नहीं था, तब तक शांत था। भगवान है तो उसके अंदर भगवान आ गया था ना, बाद में मूर्ति बनी थी। मगर जब उसने जवाब देना सही समझा, बोले देख वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर अब तूने बात छेड़ी है तो सुन लो कि जब तुझे लेके जाने वाले थे तब तू चिल्लाया कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे हथौड़ी की मार पसंद नहीं है। और जब मुझे लेके गया तो मैं चुप रहा। बोले अब शुरुआत में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, जब मूर्ति बनने की थी तो जो एक्स्ट्रा के जो पत्थर है वो हटाए जाते तभी उसमें से मूर्ति बाहर आती है, बराबर है कि नहीं? तो वो उसने तकलीफ सहन की। अब वो जिंदगी भर के लिए मंदिर के अंदर रहेगा, ना उसको कोई लात मारेगा, ना उसको कोई नारियल फोड़ा जाएगा, जिंदगी भर उसकी पूजा होगी। और ये पत्थर उतनी तकलीफ सहन कर लेता तो उसकी भी पूजा होती। मगर इसने सही मतलब एक रास्ता क्या चुना? इजी वाला, कि नहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो तकलीफ नहीं होगा तो अब जिंदगी भर के लिए मार सहनी है। समझे कि नहीं? अब आप कौन सा पत्थर बनना चाहते हो? ये वाला कि ये वाला? पहला वाला पत्थर बनना। तो पहले वाले पत्थर की चॉइस क्या थी? शुरुआत में तकलीफ सहन कर लो, बाद में जिंदगी भर लोग आपकी पूजा करेंगे। समझे कि नहीं? फिर आप रास्ता जब चुनते हो तो कौन सा चुनते हो? हमेशा दूसरा वाला। पूछा जाता है तो नहीं सर पहला वाला, और जब करते हो तो क्या करते हो? दूसरा वाला। तो अभी जब आप लाइफ जी रहे हो कौन सी वाली जी रहे हैं? सेकंड पत्थर वाली, बराबर है कि नहीं? झूठ बोल रहा क्या मैं? अरे झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं। तो आप जो लाइफ जी रहे हो कौन सी जी रहे हो अभी? सेकंड पत्थर वाले। मगर बनना आपको पहला वाला पत्थर है, और ये मौका बार बार नहीं मिलता। एक बार जिस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ना शुरू हो गया उसको फिर से मूर्ति के लिए नहीं लेके जाएंगे। मूर्ति बनानी तो दूसरा लाएंगे फिर से। समझे कि नहीं? फिर से मौका नहीं मिलेगा। एक बार आपकी 12th की मार्कशीट बन गई सो बन गई, आप फिर से जो है मार्कशीट बनने के बाद डबल एग्जाम नहीं दे सकते।
समझे कि नहीं? इसलिए जो है अपना बायोडाटा अगर सही करना है तो आपको कौन सा पत्थर बनाए ये आज डिसाइड करो, कल आपको मौका नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? चलो नए सेशन की शुरुआत करते हैं फिर नई स्लाइड से। जो आपको दिख रहा है कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? देखो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो है ऑफिस में जो है एक पीपीटी जो है वहाँ पे प्रिंट निकाल के रखा हुआ है वहाँ पे ऑफिस में, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फोटो लिखना चाहते हो तो उसका फोटो भी आप ले सकते हैं, ठीक है? इसलिए आप लिखो मत, समझने के ऊपर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? हाउ टू ओवरकम। हाउ टू ओवरकम क्या लिखा है, पढ़ो। You are not lazy. It is just that your goals are not inspiring. मतलब बेसिकली आप लेजी नहीं हो। अगर आपके गोल में वो दम होता, वो अगर ताकत होती, अगर उतनी ताकत उतना अगर दम आपके गोल में होता तो आप लेजीनेस दिखाते ही नहीं। अभी आप लेजी इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर वो टारगेट जो है वो सेट नहीं है, इसी वजह से आप लेजी हो। आप ही की उम्र के कोई बच्चे अगर उनके गोल सेट इसलिए है क्योंकि वो मजबूर है, या तो गरीबी उसको जो है वो सिखा रही कि तुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो पढ़ पा रहे, कर पा रहे। आप नहीं कर पा रहे मतलब आपके गोल जो है उतने पावरफुल इसी नहीं रह पाए क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं थी। तो जब आपकी ज़रूरत रहेगी तब आप में भी वो पावर आ जाएगा, आप भी अपनी जो है पढ़ाई सही ढंग से कर पाओगे। समझे कि नहीं? वहाँ पे एक पिक्चर भी दिया है, देखो। लेजी अगर रहोगे तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी क्या आप राह देखते हो। लेजी और जो एक्टिव पर्सन उसमें यही तो एक फर्क है कि जो लेजी रहता है वो क्या करता है कि टारगेट मेरे सामने आएगा तब जाके मैं उसको खाऊंगा। समझे? यही होता है लेजीनेस। जबकि दूसरा जो पर्सन जो कर रहा है सेनेंस वो क्या करता है? टारगेट के पास जाता है, और लेजी पर्सन टारगेट की राह देखता है। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, और वो बहुत बड़ा फर्क जो है सामने निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो वही हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी और टारगेट उसके पास आते आते उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। तो जब आप ज़िंदगी में अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के क्या होगा? फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मगर आप राह देखोगे कि मैं यार सक्सेसफुल नहीं रहा, सक्सेसफुल नहीं। और सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है पता है? फिर मरते वक्त अपनी कोई इच्छा जो रहती है वो अपन पूरा नहीं कर पाते, उसका बड़ा रिग्रेट रहता है। एक हॉस्पिटल में जो है एक नर्स थी, उसने एक किताब लिखी थी। उसमें किताब में क्या लिखा था पता है? वो हर मरते हुए पर्सन से बात करती थी हॉस्पिटल में, और वो पता करती थी कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है, मतलब आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह गई क्या, तो उनको ये पता चलता है। तो उसने वो किताब में वो सब चीज़ें मेंशन की। तो ज़्यादातर लोगों की जो मतलब उसने जब किताब लिखी उसमें निकल के आया कि बहुत सारे लोगों की ऐसी बहुत सारी इच्छा थी जो अधूरी रह गई। तो उनका कहना ये रहता था कि मैं ये कर सकती थी या मैं ये कर सकता था मगर मैंने नहीं किया। तो वो जो काश जो बोलते ना अपन, काश ऐसे होता, काश मैंने उस टाइम ये कर लिया होता, काश मैंने उस टाइम ऐसे कर लिया होता, वैसे कर लिया होता, तो वो काश जो है काश ही रह गया। तो ये जो काश जब आपकी लाइफ में रह जाता है तब आप जो है आपकी लाइफ का बहुत बड़ा रिग्रेट वो साबित हो जाता है। इसलिए जो है अपॉर्चुनिटी की राह देखना बेवकूफ़ी है, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, आप उसके पास जाओ, है ना। जैसे कि आपको प्यास लगी थी, आप कुएं के पास आप जाओगे कि कुआं चल के आएगा? कुआं चल के आएगा? किसने बोला अभी कुआं चल के आएगा? तेरे पास तो कुआं चल के ही आएगा, तू राह देखना बस।
तेरे पास कुआं चल के आएगा तो राह देखना। तो समझदार आदमी कुएं के पास जाता है। तो जरूरत अपनी है, प्यास अपनी है, तो अपने को कुएं के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, यू आर मोर देन यू थिंक। आप जो सोचते हो कि मैं ये हूँ, आप उससे कई गुना बेहतर पर्सन होते हो। आपकी कैपेसिटी उससे कई गुना ज़्यादा होती है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ, हमेशा भाई आपको भी समझनी चाहिए, स्टोरी से आपको बात समझ में आएगी। दो बच्चे होते हैं, दो भाई होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। खेतों में जाते हैं और एक कुआं होता है। गलती से खेलते खेलते एक उसमें से जो बड़ा वाला बच्चा है वो कुएं में गिर जाता है। अब गिरने के बाद जो है वहाँ पे आसपास कोई नहीं था। और जैसे कि छोटा भाई क्या करेगा, फिर बचाने की कोशिश करेगा ना। आपका अगर बड़ा भाई कुएं में गिर जाए तो आप क्या खुश हो जाओगे कि जम गया, पूरी प्रॉपर्टी आगे करके आप ऐसे तो नहीं सोचोगे ना। आप तो इनिशियली तो यही सोचोगे कि भाई को बचाया जाए। तो वैसे उसने कोशिश की। वो कोशिश क्या करता, उसने पहले तो आवाज़ लगाई इधर उधर कि भाई कोई है, तो फिर वो आवाज़ दे रहा है, मेरे भाई को बचाओ, मेरे भाई को बचाओ, मगर दूर दूर तक कोई था ही नहीं। तो ऑप्शन क्या था फिर? तो ऑप्शन एक ही था कि वो खुद अब कोशिश करे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई गया। अब भाई नीचे परेशान है, उसने कोई तो भी एक सपोर्ट पकड़ के, एक छोटी सी डंडी को पकड़ के वो पानी में लटक रहा है। अब भाई को बचाना जरूरी है। और उसने आवाज़ लगाई मगर दूर दूर तक कोई था नहीं। तो ऑप्शन एक ही बचा कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भाई आज गया। तो उसने क्या किया, फिर एक रस्सी पड़ी थी, उस रस्सी को जो है नीचे फेंका और कस के पकड़ा। अब सवाल ये था कि खींचेगा कैसे, मगर नीचे से बड़ा भाई जो है उसको जो है हालत खराब थी उसकी। वो समझ गया कि यही कुछ कर सकता है तो करेगा, नहीं तो मैं तो गया। तो वो जोर जोर से नीचे से आवाज़ लगा रहा था कि भाई तू खींच सकता है। क्या बोल रहा था वो, भाई तू खींच सकता है। और इसलिए जो है इसको पूरा चार्जिंग हो गई और उसने जो है क्या किया, खींचना चालू किया। और वो नीचे से आवाज़ दे रहा है कि भाई तू खींच सकता है, तू खींच सकता है। और ये मोटिवेट हो रहा है और ये खींच रहा है। और ऐसे करते 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 जो है उसने आखिर में उसको खींच लिया। पूरा गीला हो गया था, ये भी पसीने से गिला और वो पानी से गिला। ये दोनों आए और उसने उसको हक किया, छोटे भाई ने आज जान बचा ली, तो बहुत बड़ा थैंक यू बोला। अब प्रॉब्लम ये है कि घर जाएंगे, घर पूछेंगे गीले हो गए तो क्या बताएंगे, ये सब चीज़ों से वो परेशान थे। मगर बताना तो था ही, बताना तो पड़ेगा ही, और इसलिए उसने बताया। मगर घर वाले मानने के लिए रेडी नहीं, कुछ तो भी बहाना बना रहे, ऐसे वो बोल रहे थे, घर वाले मानने के लिए रेडी नहीं थे। ऐसे क्योंकि इतना छोटा बच्चा है ना, और वो अगर बोलता है कि मैंने इसको बचाया, तो बड़े लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। मगर फिर उन्होंने विश्वास नहीं किया। पूरे गाँव में धीरे धीरे बात फैल गई और आखिर में जो है कोई भी मानने के लिए नहीं था रेडी। मगर एक बुजुर्ग उस गाँव में रहता था, तो वो बोलता था कि ऐसे हुआ होगा। तो बाकी सब लोग परेशान कि भाई कोई भी नहीं मान रहा है कि ये बुटरा जो है अपना एकदम बुटरा था, छोटा था, ये इस बड़े पहलवान को कैसे खींच सकता है। मगर वो बुजुर्ग मानते थे। तो एक दो दिन ऐसे ही गया, मगर फिर सबसे आ नहीं गया। तो एक दिन उसके पास चले गए कि आप कैसे बोल सकते कि इसने उसको खींचा होगा। तो फिर सब लोग मिलकर उनसे जब पूछे तो बुजुर्ग व्यक्ति ने जो जवाब दिया, तो जवाब क्या था सुनिए। उन्होंने बोला कि पहले उसने जैसे बताया कि पहले उसने आजू बाजू में देखा कि कोई है कि नहीं। जब उसने देखा कि कोई नहीं है, तब उसको लगा कि आज तो भाई गया। फिर दूसरा उसने देखा कि नीचे से आवाज़ आ रही है कि तू खींच सकता है। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया था कि कोई बचाने दूसरा कोई आने वाला नहीं है, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा एक सपोर्ट मिल गया कि भाई तू खींच सकता है, तो उसको मोटिवेशन मिल गया। फिर जो चीज़ उसको लग रही कि पॉसिबल नहीं है, वो भी चीज़ पॉसिबल हो गई। समझे? चलो क्या, फिर बंद कर दिया, चलो क्या। तो इस तरह से एक छोटे बच्चे ने अपने भाई की जान बचाई, किसी ने माना नहीं। एक बुजुर्ग ने जब माना तो बाकी लोग जो है उससे पूछने गए, तो फिर पता चला कि उसने खींचा तो है मगर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने जो जवाब दिया बुजुर्ग ने, वो क्या था कि पहले उसने आजू बाजू में देखा मदद के लिए,
जब किसी मदद का इंतज़ार करते हैं, उसको पता चला कि अब कोई मदद आने वाली नहीं है, तब उसने खुद कोशिश किया और उस कोशिश में सपोर्ट मिल गया बड़े भाई का, कि जो नीचे से बोल रहा था कंटिन्यू कि भाई तू खींच सकता है, तब जाके वो खींच पाया। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि उस दिन तक अगर उस टाइम पे उस बच्चे को ऑप्शन मिल जाता, कोई खींचने वाला, कोई मदद कहीं से आ जाती, तो कभी भी अपनी कैपेसिटी को पहचान पाता क्या? नहीं। मतलब आजू बाजू से अगर कोई मदद आ जाती तो बच्चा कभी भी उसको अपनी कैपेसिटी, अपनी रियलिटी, अपनी कैपेसिटी को कभी वो रियलाइज़ कर ही नहीं पाता। पर उस दिन वो कर सका क्योंकि आजू बाजू में कोई ऑप्शन नहीं था। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कई बार बच्चे पढ़ते हैं, मगर पढ़ते वक्त उनको ये कभी भी रियलाइज़ ही नहीं होता कि अपन अपनी कैपेसिटी कितनी है। और जितने जल्दी उसको रियलाइज़ हो गया तो उसके बाद वो बच्चा कभी लाइफ में फेल नहीं हुआ। समझे कि नहीं? तो ये जो है स्टोरी आपको क्या सिखाती है कि अपनी कैपेसिटी को समझो, दूसरों की मदद लेने से पहले कोशिश करो कि भाई अपन कर सकते हैं कि नहीं, और अगर अपन कर सकते हैं तो फिर दूसरे की मदद लेने को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है आपको ये चीज़ इस स्टोरी से समझनी है कि आपको क्या करना है, अपनी कैपेसिटी को पहचानना। ये स्टोरी से आपको ये चीज़ समझ में आई। अरे बातें मत करो, आज भी बातें करोगे? सर को बुला के एक जन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ क्या दिख रहा है आपको? एक छोटा बच्चा है और एक बहुत बड़ा जो है सांड है वहाँ पे, जो जिसकी रस्सी जो है एक छोटे बच्चे ने पकड़ के रखी। ये जो है JEE नीट का सिलेबस है समझ, और ये वो आप समझे कि नहीं? ये कौन हो? छोटा बच्चा मतलब आप हो। तो आपके सामने सिलेबस एकदम इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना? अब इसमें समझना क्या है आपको? अरे एकदम देखो तो बोलो तो समझ में आ रहा है? तो ये सिलेबस है और ये आप हो। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें कि सिलेबस कितना भी बड़ा दिख रहा है, मगर वो आपको मारने वाला नहीं है दौड़ के, वो बड़ा है बस, सिलेबस ज़्यादा है, मगर आपको आके मारने वाला है क्या? नहीं। कभी भी वो चल के नहीं आएगा कि आपको मारेगा नहीं। सिलेबस अपनी जगह पे है, ज़्यादा है कब है वो अलग बात है, मगर वो अपनी जगह पे है, शांत है। आपको अप्रोच करना है ना? और आपके हाथ में अगर उसकी लगाम है, तो रस्सी अगर आपके हाथ में है तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए कोई मारने के लिए नहीं आने वाला। तो सिलेबस ज़्यादा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लगाम तो आपके हाथ में है, पढ़ तो आप सकते हो, समझ आप सकते हो। लगाम अगर आपको पकड़ना आ गया तो आप कितने भी छोटे रहेंगे फिर भी आप उसको कंट्रोल कर लोगे। तो इससे नहीं घबराना है कि सिलेबस ज़्यादा है या कम है, जो भी है, मगर आपको उससे घबराने का कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है, बस अपनी कोशिश करना है, तो जो है आगे चल के आप उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे इसने छोटे बच्चे ने किया हुआ है। अपना जैसा पर्सन उसके सामने जाएगा भी नहीं, देख के डर जाएगा। और वो बच्चा नहीं डरा तो कुछ बच्चे में क्वालिटी होगी। बच्चे के पहले शुरुआत में तो डर रहा होगा, पर किसी ने बताया कि भाई ये मारता नहीं है तो जा, कुछ नहीं होगा, तो डर एक बार निकल गया तो फिर वो आराम से खड़ा है वहाँ पे। बस वही जो है आपको करना है। सिलेबस ज़्यादा है कम है, फिर भी आपको खड़ा रहना है बिना डरे। तो सिलेबस को आप कंट्रोल कर सकते हो। समझे कि नहीं? स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, इसमें कुछ स्टोरी से आपको समझ में आएगा। एक जो है मॉन्क थे, साधु महात्मा, वह गांव से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे एक पर्सन था जो बहुत लेजी था, अपने जैसा, हमेशा जो खेतों में पड़ा रहता था, काम नहीं करता था बस। अब वो हमेशा उस गांव से गुजरते थे और हमेशा इसी को ऐसी हालत में देखते थे, आलस की मुद्रा में। तो एक बार उनको लगा कि पूछ लेना चाहिए। उन्होंने पूछा कि भाई तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आराम कर रहा हूँ। क्या बोला उसने? कुछ नहीं, मैं आराम कर रहा हूँ। तो बोले हमेशा ही तो आराम करता है? बोले हाँ, मैं हमेशा आराम करता हूँ। तो उन्होंने एक दिन उनको बोला कि यहाँ से जो दूर एक पहाड़ दिख रहा है,
उस पहाड़ के पीछे एक खजाना है बोले। मैं अभी वहीं से आया हूँ और बहुत बड़ा खजाना वहाँ पे छुपा हुआ है, एक छोटी गुफा है, उस गुफा के अंदर अगर तुम जाओगे तो बहुत बड़ा खजाना तुमको मिलेगा। तब इसको लगा कि यार खजाना ऐसे नहीं छोड़ सकते, जाना चाहिए। तो इसने तैयारी की, पूरा सेटअप रेडी किया और खजाने की तरफ निकल पड़ा। कई दिन लग गए उसको जाने में और खजाना ढूंढते 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 तो थक गया। वो गुफा भी नहीं मिली और वो खजाना भी नहीं मिला। आखिर थक के वो वहाँ रुक गया। मगर उसने पहली बार रियलाइज़ किया कि उसमें वो आलस नहीं दिख रहा था। पहली बार उसने रियलाइज़ किया कि वो आलस नहीं था। गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि साधु महात्मा ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मगर वो आलस अभी उसमें नहीं था। आलस जो पहले रहता था हमेशा वो उसमें नहीं दिख रहा था। और दूसरा चीज़, जब वो वापस आ रहा था तब जब जाने में उसको समझ लो 10 दिन लगे, तो लौटते वक्त उसको 20 दिन लग गए। क्योंकि जहाँ पे भी रुकता था थोड़ा सा एंजॉय करता था, आराम करता था, कहीं नदी के किनारे पानी पी लिया, कहीं कुछ फल खा लिए और एंजॉय करते हुए आराम करते करते हुए आया। जब आया तो फिर से साधु महात्मा मिले। ये भड़क गया कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया करके। बोले क्या खजाना नहीं मिला क्या? बोले नहीं, खजाना तो था ही नहीं। और इसने बोला कि खजाना वही था कि तुम जब यहाँ से गए और जो चीज़ें तुमने एंजॉय की, जो तुम्हारा आलस कम हुआ, वही तुम्हारा खजाना है। फिर साधु महात्मा ने पूछा कि तुम्हें कितना टाइम लगा जाने के लिए? बोले मुझे जाने के लिए तो 10 दिन लगे, मगर जब वापस आया तो मुझे 20 दिन लग गए। बोले जाते वक्त 10 दिन और आते वक्त 20 दिन, जबकि जाते वक्त तो पहाड़ भी चढ़ना था थोड़ा और आते वक्त तो उतरना था, तो ये डबल समय क्यों लगा? बोले पता नहीं, मगर ऐसे ही हुआ। तो साधु महात्मा ने उसका जवाब दिया कि जाते वक्त तुम्हारे अंदर कुछ पाने की ललक थी, एक आस थी, एक इच्छा थी कि मुझे कुछ तो भी खजाना मिलने वाला है, इसलिए समय आधा लगा। और उतरते वक्त कोई मोटिवेशन था क्या? नहीं, उतरते वक्त कोई मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि कुछ पाना नहीं था, बस वापस जाना था, इसलिए समय डबल लग गया। तो देखो मोटिवेशन कैसे काम करता है। अगर आपको कुछ पाने की इच्छा है तो जो समय उसको लगता है वो भी ऑटोमेटिकली कम लगता है। और जब कोई टारगेट नहीं है तो समय वैसे ही वेस्टेज जाता है, ज़्यादा समय लगता है। तो मोटिवेशन आपकी लाइफ में इतना मैटर करेगा कि जब आप कोई टारगेट सेट करोगे और कुछ उसके लिए टारगेट सेट करोगे तो आपका समय बचेगा। और जब टारगेट नहीं है, बिना टारगेट की पढ़ाई, तो आपका समय ज़्यादा खा लेगा। तो टारगेट रहना अच्छा है, एक मोटिवेशन रहना अच्छा है, कि बिना मोटिवेशन के काम करना अच्छा है। समझे कि नहीं? मोटिवेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका समय बचाती है। जब आप बिना मोटिवेटेड हुए कोई काम करते हो तो ऑटोमेटिकली समय ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ याद रखो हमेशा के लिए कि मोटिवेशन आपका समय बचाती है। कोई चीज़ आप 10 दिन में करते हो सकता है वो 5 दिन में हो जाए, अगर आपके सामने कोई मोटिवेशन है तो। और अगर नहीं है तो फिर समय ज़्यादा जाने वाला है। समझे कि नहीं? इसके बारे में आगे भी अपन बात करेंगे। ये एक स्टोरी है कि गोल्डन स्टोन एंड लेजी डिसिपल। मतलब एक आश्रम में चेले चपाटे थे और साधु महात्मा थे। समझे कि नहीं? तो वहाँ पे जो है एक बड़ा ही आलसी था, जैसे कि हमेशा एक आधा रहता ही है, बहुत ही आलसी। अब उसका आलस ठीक करने के लिए साधु महात्मा ने बहुत ट्राई किया, मगर कुछ हुआ नहीं। आलसी आदमी को आप कितना भी समझाओ वो आलस में ही डूबा रहता है ना, जैसे कि आप बेहतर तरह से जानते हो। तो क्या किया जाए? तो उनको एक तरकीब लगी। उन्होंने क्या किया, उसको एक गोल्डन मतलब चमकने वाला एक पत्थर दे दिया। उसको बताया कि ये जिस भी लोहे की चीज़ से तुम इसको टच करोगे तो समझो कि वो सोने का बन जाएगा। और बोले मैं ये तुम्हारे पास रख के जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा 3 दिन बाद, ठीक है? तब तक इसको संभाल के रखो। समझे? अब चले गए महात्मा। 3 दिन तक समय था और ये जो है इसको लगा कि यार 3 दिन का समय है, मैं जितना चाहे उतना सोना बना सकता हूँ, इसका मतलब। मगर जैसे कि नेचर से क्या था, वो आलसी था। अभी तो 3 दिन है तो आज एक काम करता हूँ, आज थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, गुरुजी भी नहीं है ना, आराम कर लेता हूँ, फिर सो के उठूँगा, फिर शाम में मार्केट जाऊँगा, बहुत सारा लोहा खरीदूँगा और इसको टच कर करके सोना बनाऊँगा। मगर जैसे सो गया और गुरुजी नहीं थे, जगाने वाला कोई था नहीं, तो ऐसे ही हुआ। तो शाम को जगा, फिर शाम को जगा तो फिर उसके याद यार आज का दिन तो चला गया। नेक्स्ट डे जाते, फिर नेक्स्ट डे भी वही बातें, दोस्ती यारी, है ना,
फिर नींद, क्योंकि फिर से एक दिन था ना, तो फिर से तीसरा भी दिन आ गया। फिर उसको लगा कि चलो आज तो जाना ही है, आज कुछ भी करूँगा मगर जाऊँगा। मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, थोड़ा सा बैठ जाता हूँ और दोपहर को निकल जाऊँगा, शाम तक वापस आ जाऊँगा। अब जब आलस ऐसा रहता है कि उसने खाना उस दिन ज़्यादा खाया, फिर से नींद आई, उसको लगा कि 1 घंटा आराम करता हूँ, मैं निकल ही जाऊँगा। वैसे समय है अपने पास, जाने में 1 घंटा लगता है, आने में 1 घंटा लगता है, और 1 घंटा खरीदूँगा तो भी काम हो जाएगा। और हुआ क्या, खाना ज़्यादा खाया, आलस आया, नींद खुली नहीं, और जैसे ही शाम होने वाली थी इसने देखा कि भाई सूरज डूब रहा है, गुरुजी कभी भी आ सकते, ये भागने निकला। जैसे ही आश्रम के बाहर निकला, गुरुजी सामने खड़े थे। फिर बोला कि गुरुजी मुझे 1 दिन दे दो। चलो उसने, गुरुजी बस 1 दिन दे दो बोले। मैं यूँ गया मार्केट में, मैं यूँ वापस आया और आपको मैं आपका पत्थर भी जो वापस कर दूँगा। बोले नहीं, समय नहीं मिलेगा, समय मिला था तुमको 3 दिन, जो तुम 3 दिन में नहीं कर सके, मैं 1 दिन में क्या करोगे? नहीं बोले मैं करूँगा, नहीं बोले पत्थर नहीं मिल सकता, और आखिर पत्थर उससे ले लिया गया। अब इससे क्या समझे? मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 2 साल की पढ़ाई होती है, JEE और नीट की या कोई भी पढ़ाई जैसे 11-12 की, तो 2 साल उस पढ़ाई को करने के लिए काफ़ी होते हैं, मुझे तो ये लगता है। मगर अपन क्या करते हैं, 2 साल को पहले बर्बाद करते और फिर अगले 2 साल के बाद जो है 1 साल 2 साल उसको रिपीट भी करते हैं। तो रिपीट करने की नौबत क्यों है? क्योंकि पहले 2 साल आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया, मतलब अपने को अकल लेट है। फिर नेचर आपको समय देता नहीं है एक्स्ट्रा, जितना समय आपको एग्जाम में मिलता है उतना ही मिलता है, एक्स्ट्रा समय मिलता नहीं है। तो जब भी समय रहता है तब आप उसको लेजी बन के जो है खो देते हो, और फिर एक्स्ट्रा समय उसी चीज़ के लिए फिर से बर्बाद करते हो। तो इसको क्या बोलोगे आप, समझदारी बोलोगे कि बेवकूफ़ी बोलोगे? क्या बोलोगे? बेवकूफ़ी। मतलब एक चीज़ 1 घंटे में हो सकती है और आप उसको 2 घंटे लगा रहे हो, ये समझदारी तो नहीं है। समझदारी तो तब है जब 1 घंटे की चीज़ आप आधे घंटे में कंप्लीट करोगे, तब आप बहादुर हो। ये नहीं कि 2 घंटे में करो। तो ये आपको समझना है कि समय ऐसे अपन बर्बाद करते, लेजी हो।